हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर पदबंध। तो पदबंध में सबसे पहले पूछा जाता है कि पदबंध क्या होता है, या इसकी परिभाषा क्या होती है, या पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगी। तो देखो, सबसे पहले हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो भाषा होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसको अपन वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णों से हम बनाते हैं शब्द। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, जैसे सार्थक समूह का मतलब है कि उनका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। जैसे एक शब्द है जानवर, अगर हम जानवर को थोड़ा उल्टा कर देंगे तो वह जानवर शब्द हो जाएगा, और वह जानवर शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो वर्णों का सार्थक समूह है, ये क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई का मतलब होता है कि इसको किसी मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया या व्याकरण के नियमों में इसको बनने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा हुआ होता है। तो फिर आगे जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे दर्जी दे रखा, कपड़ा दे रखा है, खिलता है, या माता जी है, या खाना, या बनाती, ये सब क्या है? एक एक शब्द है, ये सेंटेंस नहीं है। और अगर इन सेंटेंस से मतलब जैसे ही कोई शब्द है, ठीक है, और जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब वो पद बन जाता है। मतलब जैसे ही किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जैसे अभी तो बाद में आएगा आगे पद का, तो इससे हमने सेंटेंस बना लिया। तो जैसे ही शब्द से हम वाक्य बनाते हैं तो वो बन जाता है पद। जैसे हमने पहले दर्जी शब्द लिया, दर्जी कपड़ा सिलता है, तो अब इस वाक्य के अंदर हर एक शब्द है वो पद है, चाहे दर्जी को ले लो, कपड़ा ले लो, या सिलता या है। ठीक है। ये हर एक शब्द अपनी अपनी अलग अलग विशेषता दर्शाता है। जैसे दर्जी, इसमें संज्ञा हो गया, कपड़ा क्या है? कपड़ा भी संज्ञा हो जाएगा, सिलता है ये एक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे जैसे ही किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं या अपन उनसे वाक्य बनाते हैं तो वो हमारा पद बन जाता है। फिर निष्कर्ष रूप से जैसे हम कह सकते हैं कि भाई शब्द में क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई या विशिष्ट स्थान होता है। शब्द का भाषा में विशिष्ट स्थान होता है, मतलब शब्द वर्णों के सही मेल से बनते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि वर्णों का सही मेल होगा तभी शब्द बनेंगे। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। स्वतंत्र का मतलब होता है ये फ्री है, इनको पहले मैंने आपको बोला था कि व्याकरण के नियमों से इसको बनने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। शब्द सार्थक होते हैं, मतलब कोई इनका मतलब निकलता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। पहली वाली वही लाइन है कि ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे भाषा चक्र को हम समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारे वर्ण। ठीक है, ये पहला, इसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिर जैसे ही हम वर्णों को मिलाते हैं, सार्थक शब्द होने चाहिए, तो वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है हमारे शब्द। ठीक है। अब देखो, वर्ण बन गया, फिर शब्द बन गया, अब शब्द से हम बनाते हैं पद। तो शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप ही पद है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। और फिर वाक्य क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह है। ठीक है। तो पद क्या हो गया? जैसे ही किसी भी शब्द को, सपोज हमने एक शब्द लिखा कमल, ठीक है, अब ये कमल एक शब्द है, अगर हमने कमल से एक सेंटेंस बना लिया कि कमल एक सुंदर पुष्प है, तो कमल शब्द जैसे ही सेंटेंस में गया तो वो पद बन गया। ठीक है। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य पदों का समूह होता है, बहुत सारे होते हैं। एक वाक्य के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, या कुछ भी, बहुत सारी चीजें इसमें होती है सेंटेंस में, तो वो वाक्य बन जाता है। और फिर ये आ गई हमारी लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ से ये चक्र चलेगा, सबसे पहले वर्ण बनेगा, वर्णों से सार्थक मेल से शब्द बन जाएगा, शब्दों का जैसे ही हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे पद बन जाएगा, और वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह, एक ग्रुप है, वो पद बन जाएगा। ठीक है, वाक्य बन जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं शब्द के भेद। अब देखो, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो कि बदल जाते हैं, ये आपके बोर्ड में ज्यादा टेंशन नहीं है, पर थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है। तो शब्द के भेद दो होते हैं। विकारी शब्द, पहला शब्द है विकारी शब्द, दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द का मतलब होता है जो बदल जाते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस बोला कि लड़का
खेल रही है। अब देखो, लड़के के लिए रही है नहीं आना चाहिए, लड़के के लिए रहा होना चाहिए। जैसे लड़का खेल रहा है, तो ये सेंटेंस होना चाहिए। अगर लड़की के लिए है तो लड़की खेल रहा है नहीं कर सकती, उसको जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है, उसको चेंज होना पड़ेगा। हमारा जो पहला जो संज्ञा है उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया होनी चाहिए। तो अब ये हो गया विकारी, ये बदलते रहते हैं। लेकिन अविकारी जो कभी भी बदलते नहीं है। अविकारी शब्द बहुत प्रकार के होते हैं, और ये क्रिया विशेषण ये सब ये तुम्हारे क्रिया विशेषण है वो पदबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी जब क्रिया विशेषण पदबंध आएगा। फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अविकारी शब्द होते हैं जो कि बदलते रहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें इतना ही बताऊंगी क्योंकि अभी अपने ये 10th कोर्स में है नहीं। तो देखो, विकारी शब्द भी वापस वही, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण उनमें बदलाव नहीं होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि लड़के इधर आओ, तो क्या मैं लड़की के लिए इधर ही थोड़ी शब्द इस्तेमाल करूंगी? लड़का इधर आओ या लड़की इधर आओ, इधर शब्द चेंज नहीं होगा। या अगर मैं कहूँ कोई सेंटेंस जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अब कोई में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। तो बहुत सारे शब्द है जो कि बदलते नहीं है, उनको अपन अविकारी शब्द कहेंगे। फिर अब हम आते हैं सीधा पद की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है। यद्यपि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न कर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों के अनुसार बदलता रहता है। तो व्याकरण के नियमों में बनने से ही शब्द अपना रूप बदल देते हैं और पद कहलाते हैं। तो पद की सिंपल सिंपल परिभाषा है, जैसे ही शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करेंगे वो पद बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, शब्द यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, शब्द है जैसे लड़की है और खेलती है। लड़की अलग है, खेलती अलग है। अब यहाँ से हमें इन शब्दों को हम लेते हैं, ये दो अलग अलग शब्द है और इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बना रहे तो ये बन जाएगा, लड़की फुटबॉल खेलती है। तो हमने लड़की खेलती है और फुटबॉल, कर्ता, कर्म और क्रिया बना के हमने सेंटेंस बना दिया, और ये सेंटेंस हमारा पद हो जाएगा। इसके अंदर हर एक शब्द पद है। कैसे? लड़की क्या है? संज्ञा है। फुटबॉल इसमें कर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। खेलती है ये हमारे क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पूरा पद। अब आगे चलते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा क्या हो गई? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। फिर है शब्द और पद में अंतर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि शब्द मूल रूप है और पद वाक्य में प्रयुक्त रूप है। शब्द मेन शब्द है और ये वाक्य में जैसे ही हम किसी शब्द को करेंगे तो वो पद कहलाएगा। फिर एक या एकाधिक वर्णों की सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। वही है, वर्ण की सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होने से वे पद बन जाते हैं। सिंपल चीज है बेटा, जैसे मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयोग, कोई भी शब्द है जिससे हमने अगर सेंटेंस बना लिया तो वो पूरे सेंटेंस में हर एक शब्द है वो पद कहलाएगा। अब शब्दों का स्वतंत्र रूप होता है, पद स्वतंत्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं। व्याकरण के नियमों में जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब उनमें बंधे हुए होते हैं। पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की होगा तो लड़की खेल रही है, ये सब आ जाएगा। और व्याकरण के नियमों में ये बंधे हुए होते हैं। जबकि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपका कोई नाम है, स्नेहा या साहिल या रोहन, जो भी नाम है, ये नाम अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जैसे इनसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। फिर आता शब्द कहाँ पाए जाते हैं? तो शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, लेकिन पद वाक्य और भाषा में पाए जाते हैं। ये दो चार अंतर है जो आप याद कर लेना, या थोड़ा सा बस रीड ही कर लेना। बाकी 10th एग्जाम में आपके पदबंध आएगा, पर थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट जो कि सीबीएसई में अपने है अभी, पदबंध। अब देखो, पहले पद बोला, एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हर एक शब्द पद होता है, लेकिन पदबंध क्या होता है? पदबंध में एक शब्द नहीं होगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अभी देखो आपको बताती हूँ मैं।
जब कोई पद समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तब वो पदबंध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई शब्द मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं। वापस बोल रही हूँ, कोई भी पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का पद समूह है, एक सिंगल पद नहीं होगा। जैसे सपोज, पहले देखो यहाँ नीचे बता देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। लड़की गिटार बजा रही है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें लड़की है संज्ञा, गिटार भी संज्ञा हो जाएगी, बजाती है ये हमारी क्रिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये पद है, पहला लड़की पद है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे छोटी लड़की, तो लड़की से मैंने एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। फिर नीचे की लाइन में देखो, लड़की से पहले चंचल और छोटी, मीन्स जो नोटी गर्ल है, छोटी और चंचल लड़की गिटार बजा रही है। तो इसमें देखो कितने सारे शब्द हैं। अब फिर और आगे कुछ और, यहाँ पे ये लड़की है ना, लड़की से पहले दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की। अब तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे शब्दों को मिलाया, एक समूह बन गया, एक बन गया है जिसमें कक्षा भी है, छोटी उस लड़की के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, ये पदबंध है। एक एक मतलब होता है ना कि एक जो चाबियों का गुच्छा होता है उसमें बहुत सारी चाबियां होती है, वैसे ही जो पदबंध है उसके अंदर शब्दों का एक एक समूह है होता है। तो इसमें ये समूह है, दूसरी कक्षा पढ़ने वाली छोटी चंचल लड़की। तो लड़की से पहले मैंने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो ये हमारे बन गया पदबंध। ठीक है, एक बार वापस बता देती हूँ यही। देखो, कोई पद समूह मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। ये पद समूह था, ये मिला और इसने एक व्याकरणिक इकाई का कार्य किया। यहाँ से व्याकरणिक इकाई का कार्य देखो, यहाँ पे छोटी लड़की लगा दिया, यहाँ पे छोटी चंचल लड़की लगा दिया, यहाँ पे दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली, तो बहुत सारे शब्दों का हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पदबंध। ठीक है, अब देखो यहाँ परिभाषा, कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। एक ही पद का, जैसे कभी संज्ञा का करेगा, कभी सर्वनाम का करेगा, ये अलग अलग कार्य करेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो शब्द हम ऐड कर रहे हैं, जिस जो मेन हमारा शब्द, उससे पहले हम बहुत सारे शब्द ऐड कर रहे हैं, तो यही हमारा पदबंध होता है। ठीक है, कई पदों के योग से बहुत सारे पद होंगे, बने वाक्यांश। वाक्यांश होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वाक्यांश, जैसे जो साथ में पढ़ता है उसे हम कहते हैं सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले को हम कहेंगे सहपाठी। तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो हमने कहा था सहपाठी या क्लासमेट उसको बोलते हैं। वैसे ही ये हमारे वाक्यांश, दो चार शब्दों को मिला के वाक्यांश बनेगा और वो ही हमारा पद कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पद के लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो। अब पद में महत्वपूर्ण बातें, पहली है पद में कई पद होते हैं। बिल्कुल, कई पद, यानी कोई कर्ता का कार्य कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अलग अलग रोल होंगे उसमें। पदबंध के सभी पद मिलकर एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पूरा यूनिट के साथ ये काम में आएंगे। पद वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं है। देखो हमने ऊपर देखा, यहाँ पे एक बार थोड़ा बताती हूँ, वाक्यांश क्या है। ये यहाँ तक ही है, ये पूरा सेंटेंस हम ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर। वाक्यांश है, वाक्य मतलब छोटे छोटे जो पद है उनको मिलाया है हम लोगों ने। तो पदबंध के अर्थ पद की तुलना से अधिक होते हैं। पदबंध में सभी पद परस्पर जुड़े होते हैं, मतलब आपस में जुड़े रहेंगे। पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब शब्द पद और पदबंध में अंतर वो हमने पहले पढ़ लिया था। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। वापस बोल रही मैं, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और किसी मतलब यूनिट के रूप में, मतलब एक समूह के रूप में काम करते हैं, तब ये पदबंध कहलाते हैं। तो ये तीनों चीजें आप एक बार देख लेना, पहले शब्द का देखना, फिर पद का देखना और फिर पदबंध का देखना, तो अच्छे से समझ में आता है। फिर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने किया लड़की पेन बोतल, ये हमारे हैं शब्द। अब पद, पद मतलब जैसे यहाँ से हमने कोई भी शब्द ले लिया, जैसे लड़की लिया, उससे हमने सेंटेंस बना दिया, लड़की पढ़ रही है।
तो हमने एक शब्द लड़की लिया और इससे हमने पूरा सेंटेंस बना दिया। तो अब जो लड़की है वो क्या कर रही है, एक पद, पूरे पदबंध का काम कर रही है। ये हमारा पद है, पदबंध अभी आगे आएगा। फिर पेन से सेंटेंस बना दिया, हम पेन से लिखते हैं। बोतल से सेंटेंस बनाया, हम बोतल को फ्रिज में रख दो, या नॉर्मल, ये पद है हमारे। ठीक है, अब आते हैं समूह पदबंध की तरफ। लड़की से पहले इन्होंने जोड़ा बुद्धिमान लड़की, तो ये बन गया हमारे पदबंध। फिर पेन से पहले हम निब वाले पेन से लिखते हैं, तो पेन से पहले इन्होंने बहुत सारे शब्द मतलब बहुत सारे पद इन्होंने जोड़ दिए। फिर बोतल के पहले इन्होंने जोड़ दिया लाल रंग वाली बोतल, तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारे पद मिल गए, तो पदों का एक समूह हो गया यहाँ सब जगह, तो ये बन गया हमारे पदबंध। फिर ये शीर्ष पद, आश्रित पद आप लोगों को वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि जैसे इसमें सेंटेंस दिया, कुंती पुत्र भीम ने दुर्योधन का वध किया। ठीक है, तो इसमें शीर्ष पद और आश्रित पद, आश्रित का मतलब था डिपेंड कौन सा है, तो कुंती पुत्र भीम पदबंध, इसका मुख्य पद है भीम, यानी सबसे पहले भीम को ये इंडिकेट कर रहा, भीम भीम है, क्योंकि अगर इस वाक्य में भीम पद को हटा दे तो वाक्य बिल्कुल कुंती पुत्र ने दुर्योधन का, अब ये भीम को हटा देंगे तो सेंटेंस का मतलब ही क्या रहेगा, तो ये सही नहीं है। जबकि कुंती पुत्र को हटा देने पर भी वाक्य पूरा ही रहेगा। देखो यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, भीम ने दुर्योधन का वध किया सही हो सकता है, कुंती पुत्र तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, इसलिए भीम पदबंध का शीर्ष पद है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल जो ये निभा रहा है ये भीम है। और कुंती पुत्र आश्रित पद है, मतलब ये तो डिपेंड है, और ये हमारा मेन पद है। ठीक है, ये हो गया हमारे शीर्ष पद यानी मेन पद, और ये हो गया डिपेंड आश्रित पद। अब हमारी जो इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का है, पदों पदबंध के भेद। तो सबसे पहले आता है हमारे संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा विशेषण पद, चौथा क्रियापद, और पांचवा क्रिया विशेषण पद। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं संज्ञा पद। तो संज्ञा का मतलब आप समझते ही हो कि नाउन है वो संज्ञा ही होगी, और पदबंध में देखना अभी नीचे क्या क्या इसमें सेंटेंस मिलेंगे। वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले पद संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। पूरा यहाँ पे जो एक पद है मुख्य संज्ञा होगा, और मुख्य संख्या पर बहुत सारे शीर्ष पद होंगे, मतलब डिपेंड, ये जो डिपेंड है ना खूब सारे हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं इनको डिपेंड कहेंगे, आश्रित पद होंगे। तो ये कैसे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सीधी साधी दिखने वाली महिला, यहाँ पे जितना भी डार्क किया हुआ है ना, डार्क किया हुआ है, तो मेन तो यहाँ पे हमारे ये महिला शब्द है, महिला डॉक्टर है, लेकिन महिला डॉक्टर से पहले यहाँ पे सीधी सादी दिखने वाली महिला, तो महिला से पहले बहुत सारे शब्दों को जोड़ दिया है। बोर्ड में आपके देखो या तो अंडरलाइन दिया हुआ आएगा, यहाँ पे अंडरलाइन होगा। शब्द भी दे सकते हैं, एक पद भी दे सकते हैं, पद बंद भी दे सकते हैं। तो सीधी सादी दिखने वाली महिला डॉक्टर है, तो महिला है, इसमें लास्ट वर्ड संज्ञा है, तो ये हो गया हमारे संज्ञा पद पर। सेकेंड जो है हमारा पड़ोस में रहने वाला, पहले तो हम मेन जो वो हमारा वर्ड है संज्ञा पद। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा डार्क किया हुआ है ना, यहाँ तक पूरा डार्क किया हुआ है, ये अंडरलाइन होगा एग्जाम में आपके, तो यहाँ तक पूरा देखो एक है। तो अब हमें देखना है कि जो ये सेंटेंस इसका लास्ट वर्ड, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना उसका लास्ट वर्ड है नाउन या संज्ञा है। अब संज्ञा से पहले इन्होंने बहुत सारे शब्द जोड़ रखे हैं, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कोई इंसान, तो ये हो गया संज्ञा पद, क्योंकि लास्ट व्यक्ति क्या है, संज्ञा ही है, तो ये संज्ञा पद हो गया। इन सब में देखना लास्ट वर्ड, मैंने क्या कहा था, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसका लास्ट वर्ड अगर संज्ञा है तो वो संज्ञा पद होगा। अब लोग है तो लोगों का पता है कि लोग संज्ञा ही होगा। केवल सपने देखने वाले लोग, तो लोग से पहले इन्होंने बहुत सारे पद जोड़ दिए, ये समूह है, पदों का समूह हो गया। तो ये लास्ट वर्ड हमारे जो भी डार्क है या अंडरलाइन है संज्ञा है, तो ये हो गया संज्ञा पद। फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अमेरिका से आए हुए मामा जी, जो अंडर मतलब जो डार्क वर्ड है उनमें से मामा जी शब्द लास्ट है, मामा जी शब्द संज्ञा है, और मामा जी से पहले इन्होंने बहुत सारे जो पद जोड़ दिए कि वो अमेरिका से आए हुए हैं, वो मामा जी है, दिल्ली घूमने गए। ठीक है, फिर एक दो और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ये जो जहां से मैंने कॉपी किया बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे घास चरती हुई बकरी, अब देखो बकरी शब्द लास्ट है, इस बकरी को भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो बकरी शब्द है संज्ञा। हमारा जो डार्क किए हुए जो भी शब्द है, बकरी लास्ट शब्द है, बकरी से पहले इन्होंने और सारे शब्द बोल दिए, घास चरती हुई काली बकरी। तो बकरी है, मतलब ये संज्ञा पदबंध हो गया। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारे सर्वनाम पद। अब सर्वनाम के बारे में जानते हो कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बार बार हम किसी इंसान का नाम ले या किसी चीज का नाम ले, इसकी बजाय वह, वे, तुम, वह, अपना, हमारा, तुम्हारा, आपका, ऐसे सर्वनाम में भी हो सकता है, कोई शब्द भी हो सकता है। तो ये जो शब्द है ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो सेंटेंस में क्या होगा, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सबसे पहले नोट करना कि जो डार्क किया हुआ है उसका लास्ट वर्ड क्या है। लास्ट वर्ड तुम है, और तुम क्या है, तुम एक सर्वनाम है। जैसे उसमें संज्ञा था ना, वैसे इसमें ये सर्वनाम है। तो लास्ट वर्ड ऊपर वाले में तो देखो संज्ञा था, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम है। लास्ट वर्ड जो भी है डार्क शब्दों में, तुम शब्द सर्वनाम है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। लोगों को सहारा देने वाले आप शब्द पता है कि क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम से पहले हमने बहुत सारे शब्द जोड़ दिए, लोगों को सहारा देने वाले आप, तो आप शब्द आ गया, ये आ गया हमारे सर्वनाम पदबंध। फिर ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच्चे मित्र का दावा करने वाला कोई, लास्ट वर्ड कोई है, तो कोई शब्द भी सर्वनाम है, तो ये हो गया हमारे सर्वनाम पदबंध। फिर इसके बाद देखिए, किसी से नहीं डरने वाला मैं लास्ट है, तो मैं क्या है, ये भी सर्वनाम है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं सिंपल आ जाए ना, एक मात्रा एक वाला, तो ये मैं सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम होगा जब आपके दो मात्रा लगी हो, एक ही मात्रा। जो मैं होता है वो खुद के लिए, इंसान के लिए प्रयुक्त होता है, और ये मैं किसी चीज के अंदर कोई चीज रखते, जैसे बैग में बोतल रख दो या ग्लास में पानी भर दो, वो है, तो ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम में है। ठीक है। फिर लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। सड़क पर चलते चलते वह, लास्ट वर्ड वह है, वह सर्वनाम है, और इससे पहले बहुत सारे पद है, तो ये हो गया हमारे सर्वनाम पद बन। ठीक है। फिर तीसरा आता है विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये अपने विशेषता बताने वाले कार्य करेगा। जैसे पहले इसका देख लेते हैं। जब वाक्य में कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये छोटी क्लासों में आप पढ़ के आ चुके हो कि विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है, तो ये हो गया हमारे विशेषण पदबंध। एग्जाम्पल, आकाश में उड़ते हुए। अब देखो डार्क क्या किया, ध्यान रखना, बहुत इजी, अगर ढंग से समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला चैप्टर है। यहाँ पे देखो एक चीज नोट करना, पक्षी शब्द को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है बच्चों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पक्षी शब्द है उसको अंडरलाइन नहीं किया है, ये पक्षी शब्द से पहले ही रुक गया है, मतलब ना संज्ञा से एक शब्द पीछे ही अगर ये रह गया तो ये विशेषता ही बताएगा बहुत ज्यादातर। जैसे आकाश में उड़ते हुए, अब पक्षी है, लेकिन पक्षियों की विशेषता क्या है कि आकाश में उड़ते हुए, अगर ये पक्षी तक अंडरलाइन होता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन पक्षी जो नाउन से एक स्टेप थोड़ा बेक रह गया, ये पीछे रह गया, तो आकाश में उड़ते हुए विशेषता है, विशेषण पदबंध हो गया। अब जैसे कक्षा में प्रथम आने वाले, सिर्फ डार्क हमारे या अंडरलाइन मान के चलो कि मैंने अंडरलाइन यहीं तक किया है, वाले तक किया है, मैंने बच्चों को नहीं किया है। अगर बच्चों को करती तो संज्ञा हो जाता, पर मैं बच्चों से पहले ही रुक गई हूँ, तो ये बच्चे, इनकी विशेषता क्या है, कक्षा में प्रथम आने वाले, तो ये हो गया विशेषण। ऐसे एग्जाम्पल, लाल रंग वाली, वाली यहाँ तक ये अंडरलाइन है, ये पेंसिल नहीं है, तो संज्ञा से एक कदम पीछे, लाल रंग वाली विशेषता बताई जा रही है, विशेषण पदबंध हो गया। फिर रोज दूध पीने वाले, अब बच्चे से पहले ही रुक गए, ये बच्चे संज्ञा है, संज्ञा से पहले ही रुक गए, उन बच्चों की विशेषता है रोज दूध पीने वाले, विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, पके पके रसीले, बस यहाँ सिर्फ विशेषता वाले शब्द है,
आम को अंडरलाइन नहीं किया है। आम की विशेषता है कि वो पके पके रसीले हैं। तो जब देखो विशेषता बता रहे हैं तो ये हो गया हमारे विशेषण पदबंध। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है छोटे से एग्जाम्पल, छोटे से मकान में रहने वाला, ये विशेषण होगा ना, वाला है। अब छोटे से मकान में रहने वाला आदमी, मैंने कहा था ना अगर पूरा वर्ड अंडरलाइन हो, संज्ञा भी अंडरलाइन हो, तो वो संज्ञा पदबंध होगा, ना कि विशेषण। फिर शेर की तरह दहाड़ते हुए तुम शब्द आया है सर्वनाम। शेर की तरह दहाड़ते हुए एक स्टेप पीछे रह गया, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना एग्जाम्पल नोटबुक में लिख लिख के, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन चारों सेंटेंस से आप समझ जाओगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे पदबंध। फिर आता है नेक्स्ट क्रिया पदबंध। क्रिया मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए सेंटेंस के अंदर। वाक्य में कोई पद समूह जब क्रिया का कार्य करता है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया में सब समझते होंगे वर्ब जिसे कहते हैं। और एक चीज, सिंपल सी चीज याद रखना, क्रिया हमेशा लास्ट में ही आएगी। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश के या अंग्रेजी के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्रिया मतलब वर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर क्रिया हमेशा लास्ट में आती है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, तो अंडरलाइन शब्द धो रहा है, तो ये हो गया हमारे क्रियापद बन। मैं बाजार जाकर रहूंगा, रहूंगा भी क्रिया है और जाकर भी क्रिया है, जाकर रहूंगा ये भी क्रिया है, क्रियापद बंद हो गया। बच्चे गाते हुए जा रहे हैं, गाते हुए मतलब गाते हुए नहीं होगा, इसमें रॉन्ग सेंटेंस है। बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। फिर वह टीवी देखते देखते सो गया, यहाँ पूरा अंडरलाइन है, ये देखते देखते सो गया। अब देखो आप लोग सोचोगे कितनी सारी क्रिया, सो गया तो क्रिया है, लेकिन कैसे टीवी देखते देखते वो सो गया, तो ये क्रिया ही है, देखना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है। तो ये हो गया हमारे क्रियापद बन। दादाजी घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं ये हो गई क्रिया, तो ये क्रियापद बंद हो गया। और दादाजी की गोद में बच्चा खुश है, यहाँ सिर्फ एक ही शब्द को अंडरलाइन किया है शब्द को, तो ये भी क्रिया है, तो ये क्रियापद बंद हो गया। ठीक है, लास्ट में क्रिया मतलब ये सिंपल है, थोड़ा इजी है। फिर है वह, वह नहीं करेंगे, खाकर सो गया, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको थोड़ा नोट करना। वह खाकर सो गया, तो ये क्रिया, दो क्रिया बेटा इसके अंदर, सो गया भी क्रिया, लेकिन कैसे, पूर्व क्रिया, इसको कहेंगे पूर्व क्रिया। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया, ये बच्चा या जो भी है पहले खाया और फिर सो गया, तो दोनों क्रिया, ये तो पूर्वकालिक क्रिया, ऐसा मत सोचना कि ये और कुछ है, ये क्रिया ही है, तो ये क्रियापद बंद हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हमें कंफ्यूज करता है तो वो है क्रिया विशेषण पद। अब देखो क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किस स्थिति में हो रही है, ये सारी चीजें जो बताता है, जो क्रिया के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में कोई पद समूह जब क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, मीन्स क्रिया की विशेषता बताएगा। कैसे, एग्जाम्पल, वह जोर से हंसते हंसते रो पड़ी। अब देखो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं जाना चाहिए कि डार्क शब्द कौन से हैं, तो जोर से हंसते हंसते रो पड़ी। अब ये रो तो पड़ी मतलब रो पड़ी मतलब क्रिया है, लेकिन कैसे, हंसते हंसते, तो हंसने की, रोने की क्रिया कैसे है, रीति, मतलब इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। 8th बुक में ये चैप्टर आप लोगों के आया, 7th में भी था। तो रो तो पड़ी लेकिन कैसे, कैसे रोई वो, हंसते हंसते, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। ऐसे ही एग्जाम्पल, रोहन महीने के अंत में जाएगा। अब हमें पहले नोट करना है कि डार्क शब्द कौन से हैं, महीने के अंत में। अब रोहन जाएगा तो सही, लेकिन कब वो क्रिया करेगा, वो कब जाएगा, महीने के अंत में। समय के बारे में बता रहा है क्रिया, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको कालवाचक वगैरह या रीतिवाचक कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया सेंटेंस हमारे
क्रिया विशेषण समय के बारे में बता रहा है, क्रिया तो होगी लेकिन एक समय में होगी, महीने, एक महीने के अंत में, लास्ट में, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पर आपको सिर्फ क्रिया विशेषण लिखना है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें बताया जाता है कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, तो मेरे क्रिया करने का तरीका है कि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। या अगर मैं कहूँ, या ये सेंटेंस ले लेते हैं, रोहन महीने के अंत में जाएगा, जाएगा तो सही, लेकिन कैसे महीने के अंत में, समय के बारे में बता रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर है अधिक काम करने से, ये है हमारे अंदर में, अधिक काम करने से वह बीमार पड़ गया, बीमार तो पड़ा लेकिन कैसे, अधिक काम करने की वजह से, ये हमें मात्रा के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा बताता है कि क्रिया हुई तो सही लेकिन कितनी मात्रा में हुई, उसको कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पर तुम्हें सिर्फ क्रिया विशेषण लिखना, जरूरत नहीं है परिमाणवाचक लिखने की, ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। फिर देर रात तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, क्रिया कर रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन कब तक, देर रात तक, समय के बारे में बताया, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर वह सदा, नहीं, वह आता है लेकिन सदा हंसता हुआ, आता तो है लेकिन कैसे आता है, हमेशा हंसता हुआ आता है, तो ये हो गया हमारे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। अब लास्ट वर्ड देख लेते हैं, आराम से बैठकर, इसको हम अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। तुम क्यों नहीं खाते, खाओ लेकिन कैसे, कैसे खाना है, क्रिया को कैसे करना है, आराम से बैठकर, ठीक है। खाने की क्रिया मतलब ये स्थानवाचक क्रिया है, वो एक बैठ रहा है, तो आराम से तुम बैठो और फिर खाओ, तो ये भी हो गया हमारे क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये पूरे जो 5 प्रकार की क्रिया विशेषण है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बहुत धीरे धीरे, अंडरलाइन कर देती हूँ, दादाजी चल, दादी जी चल रही है, चल तो रही है लेकिन कैसे, बहुत धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है चलने की, वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक या इसको कह सकते हैं क्रिया विशेषण है। फिर माताजी बिस्तर पर बैठे बैठे, माताजी पढ़ तो रही है लेकिन क्रिया मतलब पढ़ने की क्रिया कैसे हो रही है, बिस्तर पर बैठकर, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने तुम लोगों को सारे समझाए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देखोगे तो बहुत अच्छे से सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला है, मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, तो बहाने लगा, लास्ट में अंडरलाइन वर्ड है, क्रिया है, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। जब भी आपके एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे चैप्टर में से ही बनेंगे, जैसे पहले जो एग्जाम्पल थे वो कहीं से भी कैसे भी बने हुए थे, लेकिन हमेशा चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, जो भी लिटरेचर के चैप्टर है, चाहे संचयन हो या फिर जो भी संचयन, इस पर जो भी बुक है, दोनों में जितने भी चैप्टर है, वो सब चैप्टर में से ही छोटे छोटे यहाँ पे सेंटेंस बन के आएंगे और उन्हीं में पूछे जाएंगे। तो अब ये सेकंड है, 5 साल बड़े भाई साहब, लास्ट वर्ड है हमारे, संज्ञा है, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। फिर वे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मैं, लास्ट वर्ड सर्वनाम है, मैं शब्द है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध, मतलब सुक्ति बाण मतलब ऐसे चुपती बातें करते बड़े भाई साहब का ये। ततारा की तलवार एक विलक्षण विशेषता है, ये विशेषता बताई जा रही है, हमेशा ये मत सोचना कि लास्ट में होगा, जैसे इसमें है कि वैसे ही आएगा, बीच में भी कोई विशेषता बताई जा सकती है, तो विशेषण पदबंध। फिर यहाँ देखिए, गांव वालों की उपस्थिति में उसे, अब ये उसे शब्द है, सर्वनाम है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वामिरो घर के भीतर ही भीतर कुछ, कुछ तक अंडरलाइन है, लास्ट वर्ड कुछ में समझोगे नहीं क्या, कुछ भी एक सर्वनाम शब्द है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। फिर ये थोड़ा अलग है, ये ले लेते हैं, वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी थी, नफरत तो थी, भरी थी नफरत, लेकिन कैसे, फूट फूट कर, मतलब बहुत ज्यादा, तो ये क्रिया विशेषण आ गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, और एग्जाम्पल है इसमें, ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, कि
पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे स्नेह स्नेह क्षीण होने लगी। स्नेह स्नेह मीन्स धीरे धीरे ये क्षीण होने लगी। तो ये स्नेह स्नेह शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो ये हो गया हमारे क्रिया विशेषण। या और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। बड़े बाजार में मकानों पर राष्ट्रीय झंडा। अब देखो अंडरलाइन वर्ड सबसे लास्ट में झंडा है, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। फिर है और एग्जाम्पल, जैसे हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए। तो यहाँ पे देखो दरवाजे तक आए, ठीक है, हरिहर काका दरवाजे तक आए। आए तो सही, लेकिन कैसे, लुढ़कते हुए, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर इफ्फन की दादी, लास्ट वर्ड संज्ञा है, तो ये हो गया हमारे संज्ञा पद। तो ये सारा चैप्टर मैंने सब पूरा अच्छे से बता दिया। यहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक मेल से हम बनाते हैं शब्द, और शब्दों को जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो बन जाते हैं पद। और दो चार पदों का, या हम कह सकते हैं दो चार पदों का समूह है, वो कहलाता है हमारे पदबंध, जो कि एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो वो हो गया हमारे पदबंध। फिर पदबंध के जो 5 प्रकार के थे, पहला पदबंध था संज्ञा। अगर अंडरलाइन वर्ड में लास्ट वर्ड अगर संज्ञा है तो संज्ञा पद हो जाएगा। अगर लास्ट वर्ड सर्वनाम है तो सर्वनाम पद हो जाएगा। अगर संज्ञा से पहले सपोज आकाश में उड़ते हुए, यहाँ तक अंडरलाइन है, और लास्ट में और एक दूसरा अंडरलाइन के आगे का वर्ड है पक्षी, तो पक्षी से पहले ही एक सेंटेंस थोड़ा पीछे ही रह गया है एक शब्द, तो ये हो जाएगा विशेषता बता रहा है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। पदबंध भी पूछ सकते हैं, पद भी पूछ सकते हैं। एक शब्द को अंडरलाइन कर देंगे तो वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जो भी लगे, हम पद भी एक आधा प्रश्न पूछ लेते हैं, पदबंध की बजाय पद पूछ सकते हैं। फिर अगर क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, अंडरलाइन वर्ड क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगर क्रिया की विशेषता बताई जा रही कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सबको पता है। शब्द, शब्द किसे कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं प्रश्न, एक दो प्रश्न बता देती हूँ। दशरथ के पुत्र, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं इधर से। दशरथ के पुत्र राम ने, अब देखो यहाँ राम ने आ सकता है, ये उसका विस्तार है, कर्ता का विस्तार है, यानी ने या के या से शब्द आए ना तो वो ऐड कर लेना। दशरथ के पुत्र राम ने, अब देखो लास्ट वर्ड क्या है हमारा, संज्ञा था, तो संज्ञा पदबंध हो गया। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। अब आंखें हैं, लेकिन आंखों की विशेषता क्या है, व्याकुल, बेचैन आंखें, व्याकुल आंखें, तो विशेषण हो गया, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। फिर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये वाला हम कर लेते हैं 21 वाला। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो चलते तो है लेकिन कैसे, सोते सोते, तो ये हो गया हमारे क्रिया विशेषण पदबंध। फिर स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, भाई साहब से पहले ही देखो रुक गया सेंटेंस, एक से एक पीछे, तो ये हो गया विशेषता, तो विशेषण पदबंध होगा। ये विशेषण लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पदबंध और होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं, आपके दोस्तों में से कोई, लास्ट वर्ड कोई है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नाव उफनती नदी में, नदी शब्द है हमारा संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। फिर बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां, बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां, स्त्रियां संज्ञा है, तो ये हो गया हमारे संज्ञा पदबंध, पदबंध है ये। फिर यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठंडी ठंडी तेज, ठंडी ठंडी तेज, यहाँ पे ये तेज शब्द आया है, ठीक है, हवाएं नहीं आया है, तो ये तेज शब्द आया है, तो ये हो गया हमारे क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही हो सकते हैं।
तो पहले हम इसको कर देते हैं। देखो विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण भी हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आपको देंगे नहीं, एक ही देंगे। अगर चार ऐसा यही प्रश्न आ जाए, विशेषण हो तो विशेषण कर देना, क्रिया विशेषण लिखा हो तो क्रिया भी आप कर सकते हैं। चलो, अब ये पूरा पदबंध था, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट जो भी होगा चैप्टर में, उसमें आपके सैंपल पेपर से या ऐसे कुछ करके बहुत सारी एक वर्कशीट बनाऊंगी, और वर्कशीट में आप लोगों को ये पदबंध है पहचानना सिखा देंगे। 2-4 आप वर्कशीट करोगे तो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।